नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के लिए राज्य शिक्षा केंद्र का एक आदेश 4301 17/8/21 को जारी किया गया। उसके अनुसार गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों की एक पीडीएफ डिजीलैब ग्रुप में डाली गई है, जिससे आपको विद्यार्थियों को अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह के पहले ये सभी प्रश्नों को हल करवाना है, इनका अभ्यास करवाना है और प्रत्येक सप्ताह में एक बार 10 प्रश्नों का आपको टेस्ट भी लेना है। और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार विद्यार्थी से गृह संपर्क कर उसको जो त्रुटि या उसको गलती हो रही है, जो सीख नहीं पा रहा है, उसमें सुधार करवाना है। उसके बाद मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, 3 मॉक टेस्ट रहेंगे। ये पूरा कार्यक्रम 23 अगस्त से चलकर 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 23 से 28 पहला सप्ताह रहेगा, 1 से 4 दूसरा, 6 से 11 सितंबर, फिर 13 से 18 सितंबर। इसमें आपको हर सप्ताह 4 सप्ताह तक 10-10 प्रश्न का टेस्ट लेना है। उसके बाद मॉक टेस्ट होंगे 27 सितंबर से 1 अक्टूबर और 4 से 9 अक्टूबर के बीच में। और उसके बाद 11-17 अक्टूबर तक त्रुटि सुधार के वापस कार्य करना है, मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं उनकी। अब इसी क्रम में हम डिजीलैब ग्रुप में व्हाट्सएप पे जाएंगे, कक्षा 8 में जो आपको अभ्यास मिले हैं आज, उसमें सबसे पहले हम विज्ञान के 10 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक दिन हम 10 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे सभी विषय के। तो 10 विज्ञान के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम। ये अभ्यास प्रश्न बैंक दी गई है। ये सर्वे कक्षा 3, 5 और 8 के लिए होगा। तो कक्षा 8 संबंधित है ये। यहाँ निर्देश दे रखे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाना है। इस तरीके से गोला बनाना, जो भी ऑप्शन ए सही हो तो ए पे गोला, बी हो तो बी पे, सी हो तो सी पे, डी हो तो डी पे। अब जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। दूसरा, पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। नंबर 3, सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नंबर 4, सिंचाई से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इन चारों जो आपको कथन दिए गए हैं, उसमें से कितने कथन सही है? तो शुरू का जो कथन है, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। बीज अंकुरित के लिए नमी की आवश्यकता होती है। जब मिट्टी में हल्की सी नमी, पहले थोड़ा पानी गिर जाता है, उसके बाद ही हम खेतों में बीज बोते हैं। और जो पौधे की जड़ें होती है वो क्या करती है? जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण करती है। ये दोनों सही है। तीसरा जो है, सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो ये गलत है। इसका कोई संबंध नहीं है सिंचाई से मिट्टी के गठन का। और सिंचाई से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसके 2 ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें 4 आपको उत्तर दे रखे। पहला में उत्तर लिखा 1, 2, 3, दूसरे बी में लिखा 1, 2, सी में लिखा 1, 4, डी में लिखा 2 व 3। तो पहले और दूसरा सही है, तो बी वाला आंसर सही होगा, पहला व दूसरा। इसलिए आपको बी पे गोला लगाना है। बी वाला उसका उत्तर सही है।
पहला और दूसरा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? किस कार्य से मिट्टी से को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? नंबर 1 फसल चक्रण, ए पे दे रखा फसल चक्रण। बी खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। सी कटाई करना। नंबर डी जैविक खाद का उपयोग। प्रश्न है किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है फसल चक्रण, तो फसल चक्रण से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, उससे भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सी जो है कटाई करना, कटाई करना और मिट्टी को पोषक तत्वों से कोई संबंध नहीं है, तो ये वो ऑप्शन है जिससे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। जैविक खाद से पोषक तत्व, तो हमको जो पूछा गया है कि मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते क्या करने से, तो कटाई करने से, फसल की कटाई करने से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो इसका उत्तर जो है सी वाला सही है, कटाई करना। सी वाला जो उत्तर है कटाई करना सही है। किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? तो कटाई करने से, बाकी सब कार्य से होते हैं। प्रश्न 3, चित्र दिया गया है कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? तो आपको दिख रहा है ये यंत्र, तो ये आप देख कर समझ गए होंगे कि ये काम कटाई काम तो नहीं आता, निराई के काम भी नहीं आता और सिंचाई काम भी नहीं आता। क्या काम में आता है? ये जुताई करने के काम में आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही है? बी वाला। प्रश्न 4, बूझों ने पौधों लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधे को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा? देखिए गमला, इसमें मिट्टी डाली और गोबर की खाद डाली है। दूसरा गमला मिट्टी डाली है और यूरिया। आपने खाद और उर्वरक के अंतर के बारे में पढ़ा है कि जो खाद होती है वो हुमस की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये प्रश्न भी ये कहा है कि बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधे को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा? तो आपको पता है कि गोबर खाद से हुमस की मात्रा बढ़ती है, तो कौन सा वाला गमले में? गमला अ में। तो ऑप्शन गमला वाला ऑप्शन कौन सा है? ए वाला। तो आपको ए वाले पे गोला बनाना है। उत्तर क्या है इसका? गमला अ। प्रश्न नंबर 5, उपरोक्त चित्र में 2 गमले दिए गए अ तथा ब। अ में मिट्टी डाली और पादप अपशिष्ट, पादप मतलब पेड़ पौधों के अपशिष्ट, पत्तियां, टहनियाँ। ब में मिट्टी प्लस पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए गमलों की सामग्री में 1 महीने के पश्चात क्या अंतर दिखेगा? गमले अ की सामग्री का अपघटन हो गया, गमले ब की सामग्री का अपघटन हो गया। दोनों गमलों के अपघटन की प्रक्रिया समान रूप से होती है, दोनों गमलों सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें आपको पता है कि मिट्टी में पेड़ पौधों पत्तियाँ तो क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। बाकी दूसरा कांच और पॉलीथीन का अपघटन बहुत लंबे समय तक नहीं होता है या होता ही नहीं है, अपघटित नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा वाला सही है? गमले अ की सामग्री का अपघटन हो गया। अपघटन मतलब सड़ के और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है वो। तो गमले अ की सामग्री का अपघटन हो गया है, इसका उत्तर क्या रहेगा? ए वाला, गमले अ की सामग्री का अपघटन हो गया। प्रश्न 6, एक नमी युक्त रोटी को किस डब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है? एक नमी युक्त रोटी को किस डब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है? फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी उपस्थिति उत्तरदायी है? तो आपने देखा होगा हम कुछ अचार वगैरह डालते हैं या पानी का अचार जैसे कुछ डालते हैं या पापड़ बनाते हैं या कोई सी वैसा कच्ची सामग्री बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? धूप में बड़ी बनाते हैं तो सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? क्योंकि सूखने से क्या हो जाता है कि वो लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहती है, उपयोग लायक रहती है। तो अगर सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है तो क्या हो जाता है?
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थित है, तो क्या होगा, फफूंद की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर से प्रश्न समझ लेंगे। एक नमी युक्त रोटी, उसमें नमी है, किसी डब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? अब उसको डब्बे में पैक कर दिया, अम्मी रोटी को भी खुले में रखने तो वो सूख जाएगी, तो उसमें फफूंद नहीं आएगी। लेकिन अगर उसको पैक कर दिया है तो क्या कारण है? तो वो सबसे मेन कारण है उसका सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, अगर प्रकाश मिलता तो उसकी नमी खत्म हो जाती। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए वाला, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए पौधों में के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की गांठें बन जाती जड़ों में। अब ये देखो, आप सब चित्र देखो, आप किसकी जड़ में गांठें दिख रही है आपको? गांठें दिख रही है, गोल गोल गांठें किस में दिख रही है? तो आप सही समझ रहे हैं। चित्र अ, चित्र अ, ए वाला ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन की गांठें, गोल गोल गांठें दिख रही है जड़ में। ये गांठें बन गई, तो चित्र अ उसका उत्तर है, ए वाला उसका उत्तर है। तो ए पे क्या बना देंगे आप? गोला बना देंगे। प्रश्न नंबर 8, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता है चिकनी मिट्टी का, नंबर 2 घिसा संगमरमर का, गिट्टी का, बर्फ का। किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? किस रास्ते पर फिसलने की संभावना कम है? चिकनी मिट्टी पे फिसलेगा, घिसे संगमरमर पे फिसलेगा, बर्फ पे फिसलेंगे। कौन सा रास्ता सही रहेगा उसका? गिट्टी का रास्ता। गिट्टी का रास्ता, उसका उत्तर कौन सा? सी वाला। कौन सा वाला उत्तर है उसका? सी वाला, गिट्टी का रास्ता। रास्ता 3, गिट्टी का रास्ता, जिसका उत्तर है। प्रश्न 9, कॉलम ए के अंतर्गत, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नाम कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों से मिलान करना है। आपको मिलान करना है। नंबर 1 लुई पास्चर, पहला वाला क्या है? लुई पास्चर वैज्ञानिक का नाम। दूसरा वाला वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट कोच। तीसरा एडवर्ड जेनर। डी वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, तो पता होगा सभी को। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। अब लुई पास्चर की बात करते हैं। ए नंबर पे कौन है? लुई पास्चर, ए वाला। ए वाला जो है लुई पास्चर, उन्होंने किडवन की खोज। किसने? किडवन। किडवन की। तो ए का ऑप्शन क्या आ जाएगा? तीसरा लुई पास्चर का क्या होगा? 3 नंबर किडवन। फिर रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच का एंथ्रेक्स जीवाणु। फिर सी वाला एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक की। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो लुई पास्चर का तीसरा हो जाएगा, रॉबर्ट कोच का दूसरा सामने वाला ही, एडवर्ड जेनर का चेचक चौथे नंबर का, और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का किडवन। ए का तीसरा, बी का दूसरा वाला, सी का चौथे वाला, डी का तीसरे वाला। ब्रेल पद्धति चाचू विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति के आविष्कार कौन है? तो इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। किसने कहा था? लुई ब्रेल ने। ये 10 प्रश्न, आज का अभ्यास समाप्त। आप 10 प्रश्नों को अच्छी तरीके से कापी में लिख के और इनका उत्तर देने के पहले सीख ले वीडियो देखकर, और प्रश्न और चारों ऑप्शन लिख लें, और फिर बिना देखे उत्तर पर गोला लगाएं। ये सभी अपनी कापी में लिखकर, प्रश्न लिखकर ऑप्शन भी लिखें, और फिर बिना देखें इनका, बिना वीडियो देखे इसका उत्तर दें। पहले समझ लें कि बिना देखे इसका उत्तर देने की
प्रयास करें। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है, आगे के प्रश्नों की वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।